आइए, क्या पढ़ना है अब किरण आरेख के बारे में। प्रकाश की किरणें, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, प्रकाश एक विद्युत तरंग भी। और किरण क्या है सर? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक समानता किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण। तो प्रकाश की किरणें, किरणों का पथ, पथ में रास्ता होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले, दर्शाने वाले चित्रों को आरेख कहते हैं। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए चार नियम है। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए चार नियम है। हमने बोले सर कि किरण आरेख किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों का पथ होता है, एक नियम के तहत, एक नियम के तहत जाता है, और प्रकाश की किरणों का एक पथ होता है, और पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं सर? किरण आरेख कहते हैं। और किरण आरेख को सर कितने नियम होता है? तो चार नियम होता है। तो पहला आपका नियम है, जब आपतित प्रकाश की किरण, सबको विद्यार्थी जानता है कि आने वाला किरण को आपतित, आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए क्या सर? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह धसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण का। जब आपतित प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष, अब सवाल है सर प्रधान अक्ष कौन है सर? हम आपको बताएं, हम आपको बताएं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ऐसे पी से नोट किया जाता है, पी से पोल होता है, पी से पोल होता है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे क्या बोला सर? जब आपके प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, मान लीजिए कि आपको प्रधान अक्ष है, इसके समांतर को देखा जाएगा, आएगा आने वाली किरण को आपतित किरण। तो जब आपके प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब के बीच की दूरी बराबर हो, तो समांतर रेखा कहा जाए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपके प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद, परिवर्तन लौटने के बाद मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि हमने आपको समझाया थे कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आपके प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटेगा उसको क्या कहते हैं? यानी कि सर जब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश आती है और टकरा कर जब लौटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटे, चाहे तो यहाँ काट दे, 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 चाहे तो यहाँ, मतलब कहूँ काट दे, क्या कहलाएगा? मुख। ऐसा जब किरण जब ए वो आवेगा तब 50 वो खिंचाएगा। ये तो हम समझा रहे हैं कि कहूँ काट सकते, जरूरी नहीं है कि हम माने कि याद करके आए हैं कि हम यही काटवे करेंगे, कहूँ काट सकते। डाउट? यानी कि आपने समझे किरण आरेख खींचने का नियम, पहला नियम, जब मुख्य अक्ष के समानांतर को आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है मुख्य फोकस कहलाती है, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। डाउट? अगला सवाल है सर कि जब आपतित प्रकाश की किरणें, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, तो जब आपतित प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से
जब वक्रता केंद्र हम बताए थे, इस गोले खोखले का एक भाग होता है और उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो जब आपतित प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से भेजा जाता, वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, तो परिवर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है, यानी कि जैसे जाता वैसे लौट जाता। तब जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब तब जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब तब जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये अवतल दर्पण सब दे देते हैं, आई आपका क्या है वक्रता, वक्रता केंद्र से कोई आ रही प्रकाश की किरणें सर, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो इसी बिंदु पर लौट, जरूरी है कि एक ही हो जाएगा सर, ऐसे जाएगा नहीं, आप सब वक्रता केंद्र से ऐसे भी जा सकता है, क्या करेगा लौट जाती, यानी कि आप याद कर लेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर को प्रकाश जाएगा तो उसी पर क्या करेगा लौट जाती, ऐसा ऐसा ना हो सकता है, हाँ हाँ पर लौटेगा, ऐसा ऐसा ना हो सकता, हाँ, यानी कि प्रकाश ऐसे आएगा इसी पर क्या करेगा लौट जाएगा। आपने दो नियम देखे सर, जब प्रधान के मुख अक्ष के समांतर जब आती है और जिस बिंदु पर टकराती है, यानी कि मुख फोकस से होकर गुजरती है, पहला दूसरा नियम आपने देखे कि जब आ रही प्रकाश की किरणें केंद्र से होकर जाती है तो उसी बिंदु पर लौट, यानी कि आप जरूरी नहीं है कि हम याद करके आते कैसे खिंचाएगा, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, जब गुजर जाएगा सर राम नाम। अगला देखेंगे सर, अगला क्या बोला, अगला बोला कि तब पगला है सर, पगला है, ऐसे देखो ना पगला ऐसे, जब आपतित प्रकाश की किरणें, जब आपतित प्रकाश की किरणें बार बार खाली आपतित आपतित बोलते रहते हैं, अरे तो आने वाले किरण आपतित किरण वही है, जब आपतित प्रकाश की किरणें तो मुख फोकस, मुख फोकस, मुख फोकस से भेजा जाता है, भेजा जाता है, तो परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो, उल्टा सर ये उल्टा है इसमें, जब आपने बताते हैं सर प्रधान अक्ष के समांतर जब आती है और टकरा कर जब जाती है तो मुख फोकस होकर जाती है, जब ये उल्टा बाप क्या बोला सर, पैसा किलो झार पैसा जब घर, जब मुख फोकस होकर जब जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो, ना उल्टा है, जब प्रधान अक्ष के समांतर जब आती है किरण तो परिवर्तन के बाद मुख मुख फोकस होकर गुजरती है, और जब मुख फोकस होकर जाती है तो प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरती है, पकड़े के प्रधान अक्ष के समांतर जब जाती है तो मुख फोकस होकर गुजरती है, बड़ी बेस में लगी तो बोल, और जब मुख फोकस होकर जाती है प्रधान के समांतर हो जाती है, वही चीज है, चीज बदल दिया है, तो मुख फोकस होकर जाती है तो प्रधान के समांतर हो, डाउट है कोई शक है, आगे बढ़ जाए, सिखावी छतनहार आवा प्रकाश, जब प्रकाश, जय प्रकाश नहीं बोल रहे हैं, जब प्रकाश बोल रहे हैं, एक बोला कि जय प्रकाश, जब प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें, खाली प्रकाश के बारे में पढ़ना इसमें सर, हाँ सर, एक नाम है लेसन का प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लौटने लौटता है प्रकाश, आती है प्रकाश जाती है, प्रकाश आती है प्रकाश जाती है, प्रकाश आती है प्रकाश जाती है, आने वाली को आपतित किरण और जाने वाली को, इसी को कहा जाता है जीवन मरण सत्य होता है, जो आया से जाएगा, जीवन सत्य है, मरना सत्य है, जब
प्रकाश की किरणें को, जब प्रकाश की किरणें को ध्रुव से भेजा जाता है, ध्रुव से भेजा जाता है, कहां से? ध्रुव से। तो आपतन कौन? वाह वाह, आपतन कौन जानवे करते हैं सर? तो जाइए बता दे लाल, याद करा। आपतन कौन, परिवर्तन कौन के बराबर होता है। यानी कि जब प्रकाश की किरणों को यानी कि ध्रुव से भेजेगा ना, ध्रुव से, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते। तो जब प्रकाश की किरणों को भेजेंगे कहां से? ध्रुव से, तो आपतन कोण बनेगा, प्रवर्तन कोण बनेगा, दोनों क्या होगा? बराबर। इसमें अभिलंब का कार्य कौन करेगा? प्रधान अक्ष। यानी कि कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के ध्रुव से जब भेजेंगे, ध्रुव से जब भेजेंगे, मान ली कि यहाँ ध्रुव है, आज जब ध्रुव से भेजेंगे तो सर क्या करेगा? ये लौटा देगा। क्या करेगा? लौटा देगा। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आयुष में प्रधान क्या करेगा? विलंब का कार्य करेगा। जैसे समतल दर्पण में हम पार्क के बताए थे सर, जितना कोण बनाकर आती हो उतना कोण बनाकर इसको आइस से, आइस को आइस से इसको, तो जब ध्रुव से भेजेगा और टकरा कर जाएगा, आपतन कोण प्रवर्तक कोण आपस में 60 डिग्री कोण बनाकर अगर आती है, समझ में आ गया? यानी कि जितना कोण बनाकर आएगी उतना कोण बनाकर जाएगी। डाउट है? शक है? आगे बढ़ जाए। आजा देखेंगे सवाल। सबको यहां देखेंगे। वस्तु की विभिन्न 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 वस्तु की विभिन्न, यानी कि वस्तु को रखा जाएगा विभिन्न स्थितियों पर। कभी आगे रखेगा, कभी पीछे रखेगा, कभी बीच में रखेगा, कभी किनारे रखेगा, कभी अनंत पर रखेगा। जब वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु को रखा जाएगा तो कहेगा कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि काल्पनिक बनेगा कि कैसा बनेगा। वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कहता है कि वस्तु की स्थिति कहां रहेगा? अनंत पर। कहां रहेगा? अनंत पर। तो किरण आ रहा है, कैसा खिंचाएगा सर? यानी कि आपको दर्पण कैसा है? अवतल है। जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सब वस्तु को कहां रखेगा? अनंत पर। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा? अनंत पर रखा। कहां रखा? अनंत पर रखा। तब कहता कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आकार कैसा होगा, स्थिति कैसा होगा? तो मुख अक्ष मुख फोकस, मुख फोकस, मुख मुख फोकस, मुख फोकस, मुख फोकस, मुख फोकस, मुख फोकस, मुख मुख फोकस पर
चलिए आगे देखेंगे, सबको आगे देखेंगे। ग्रहण क्या है? ग्रहण क्या है? ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण। और ग्रहण क्या है? यह सूर्य के प्रकाश, यह सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक अपने से घटता है सर, उसको घटाता, बढ़ाता, चिल्लाता है। यह सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। यह दो प्रकार के होता है ग्रहण, दो प्रकार के, एक सूर्य ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, एक ग्रहण। यह सूर्य के प्रकाश के कारण, यह सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। यह दो प्रकार के, यह दो प्रकार के, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यानी कि सर सूर्य में भी दाग है। देखेंगे यहाँ अब सूर्य ग्रहण क्या है अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते समय, परिभ्रमण करते समय जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी और बीच आ जाता, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता, कौन? चंद्रमा कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो सूर्य का कुछ अंश चंद्रमा से क्या होता है? ढक जाने के कारण, ढक जाने के कारण, ढक जाने के कारण पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य का एक भाग मात्र चंद्रमा की ओट में, चंद्रमा की, सूर्य का एक भाग, सूर्य का एक भाग चंद्रमा की ओट में छिप जाता है तो इस आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। परंतु जब चंद्रमा सूर्य से पूर्णतः ढक जाता है, परंतु जब चंद्रमा सूर्य से पूर्णतः ढक जाता है तो इसे पूर्ण रूप, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आया अमावस्या के दिन होता है। इसका शॉर्ट में परिभाषा का बोला जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच, या पृथ्वी या सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका शॉर्ट में परिभाषा बोला जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी और सूर्य के, जब चंद्रमा जब आ जाता है इसको सूर्य ग्रहण, ऐसा ऐसे इसको परिभाषा बोल सकते हैं हम लोग। हाँ बाबू, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य, एक बार ऑप्शन एक बनाओ, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा जब आ जाता है इसको क्या कहते हैं? सूर्य, सूर्य चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, यानी कि सर बोला कि पृथ्वी कहाँ आ जाता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी के परछाया वाले भाग पर पड़ जाता है तो वह पूर्णतः ढक जाता है, जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब वह पृथ्वी के उपछाया वाले भाग में पड़ता है तो वह अंशतः ही ढक पाता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है, वो अमावस्या के दिन आई माँ के दिन। आई सर, इसको परिभाषा का शॉर्ट में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे सर? चंद्रमा और सूर्य के बीच, या सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा सूर्य के बीच, या सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा सूर्य के बीच
पृथ्वी जब आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी जब आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी जब आ जाता है, चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है, उसके चंद्र ग्रहण। पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के अक्ष के साथ 5 डिग्री से 57 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का कक्ष चंद्रमा के अक्षीय अक्ष के साथ 5 डिग्री से 7 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता। क्यों सर? 5 डिग्री और 7 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए किस लिए? पृथ्वी का जो कक्ष होता है, पृथ्वी का जो कक्ष होता है, पृथ्वी का कक्ष तल है जो चंद्रमा के अक्षीय अक्ष के साथ 5 डिग्री और 7 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हर महीने चंद्र ग्रहण, हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है। आगे देखेंगे। चलिए अगला सवाल जो है सर, हजामती, इसको दाढ़ी कहते हैं, इसको बाल कहते हैं। हजामती में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? सबको बोलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? आखिर कारण क्या है? हजामती में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को या तो सजीव हो चाहे तो, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। इसे ना समझे सर, आइए देखिए। मान लीजिए कि आपका ये फोकस, आई क्या है? ध्रुव है, पोल। आई इसके बीच में, इसके वस्तु रखेगा, कोई वस्तु रखेगा। बोला सर कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस के बीच, माने मुख्य फोकस के बीच और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे से बड़ा बनता है, से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से यह बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया। समझ में आया कुछ? क्या बोला कि हजामती में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है यार, मुख्य रूप से बड़ा दिखाई देता है। बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया। अगला सवाल है सर कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर क्यों किया जाता है? सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? सबके विद्यार्थी जानता है, हम भी जानते हो, आप भी जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है कि एक बिंदु पर एकत्रित कर देता, फोकसित कर देता। तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? तो जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर जब भेजा जाता है, तो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाता है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। जैसे समझाइए तो सर आकृति पर के, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण के सर सबको जानता है कि क्या है? प्रधान अक्ष, जो वक्रता केंद्र से ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब क्या बोला सर? प्रश्न से क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, भेज रहा समांतर, तो कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस पर। कहाँ कटेगा? मुख्य। कहाँ कटेगा? कहाँ कटेगा? कहाँ कटेगा? कहाँ कटेगा? कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस पर। कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस। कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस। कहाँ कटेगा? मुख्य फोकस। एक ही बिंदु पर न कटता है, इसलिए
कारण ही, इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। डाउट तो समझ में ना आएगा। चलो अरविंद सर ही पढ़े, चलो अरविंद सर ही पढ़े। तीन परिपाटी क्या है सर? बहुत बढ़िया चीज है। तीन परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है। तो गोलीय दर्पण में ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण में वस्तु चाहे तो सजीव हो चाहे तो वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब फोटो होता है, इमेज होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी उल्टा, तो कभी सीधा। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब फोटो बनेगा, इमेज बनेगा। कभी कभी फोटो खिंचाना हो और फोटो ये सामने ना लो है बढ़िया, तो फोटो लाना है हटा करा तो डिलीट मार देता है लेके वहां। यानी कि एक ग्रुप में एक आदमी का फोटो खराब आ गया तो पूरा ग्रुप खत्म, ताकि हमारा फोटो बढ़िया ना हो। और जब हमारा बढ़िया तो सब बढ़िया हो, ऐसे बोलता है, सबके बोलता है इससे हमारा बढ़िया है एकदम बढ़िया वाला डिलीट कर। अब अगर आपका फोटो खराब, बकवास है, बकवास हटाओ, छीने लगेगा हाथ में इस्लाम लगा हटा देना। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी उल्टा, कभी उल्टा माने ये वाला नीचे, ये वाला उल्टा, तो कभी सीधा तो कभी सीधा। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हुई, एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हुई। इसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार आगे देखेंगे क्या बताता है सर। आपने देखे कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी बताता है कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे बनेगा तो कभी पीछे बनेगा, तो कभी उल्टा बनेगा, तो कभी सीधा बनेगा। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार क्या बताता है सर, देखिए। यहाँ देखिए, पीछे कर देंगे, चलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे, समझेंगे हम लोग को। कभी आगे बनेगा तो कभी पीछे बनेगा, कभी सीधा बनेगा, कभी उल्टा बनेगा। लेकिन इसमें पता क्या करेंगे, चिन्ह पता करेंगे कि अवतल दर्पण का होगा तो वस्तु आगे रहेगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या बताएगा। यहाँ देखेंगे सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बता रहा है कि जितना जो दूरी है वस्तु की, वस्तु की दूरी मापेंगे। इससे माना जाए कि आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, आपको यहाँ वस्तु रख दी प्रधान अक्ष के, तो कहाँ से दूरी मापेंगे, यहाँ से मापेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसा नहीं सर, तभी मापा जाता था इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। यानी कि दूरी मान ली वस्तु यहाँ पर रखे, आया मान ली प्रतिबिंब ऐसे बना आपका उल्टा, तो क्या प्रतिबिंब की मापेंगे, तो यही से मापेंगे। यानी कि बोला कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, चाहे तो आगे बनेगा चाहे तो पीछे बनेगा। पीछे बनेगा तो इधर से नापेंगे, इधर, और इधर से जब आगे बनेगा तो इधर से मापेंगे। मापने का सर कला ये ना कि सर यहाँ से इधर से ले जाइए, इधर से माप दीजिए, नहीं। जब भी मापा जाता था कहाँ से, ध्रुव से। ध्रुव से मापेंगे तो सर इधर से मापेंगे, वस्तु रखे, अब कितना सेंटीमीटर पर रखे, वस्तु आप रखे, बना उल्टा, ये कितना समीप बना, अब वस्तु रखे, हो सकता है पीछे बनेगा, कभी आगे बनेगा, कभी कभी उल्टा बनेगा, कभी क्या बनेगा। तो दूरी को मापा जाता है, अब माप का बताया जाता है।
सर धनात्मक होगा, तुम्हें ही समझना है कि होगा ऋणात्मक होगा। ये बता रहा है बेचारा कि सर जी परिपाटी के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है और आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती। तीसरा बताता है कि आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण के विपरीत मानना समझ में आया सर? उल्टा सर, उल्टा। अब देखा जैसे कि आप वस्तु आप रख दिए, जब आप वस्तु रखे, जब वस्तु आप रखे, प्रकाश ऐसे जा रही है, प्रकाश ऐसे जा रही है, प्रकाश एने से गया अब माप रहे हैं इधर से, प्रकाश एने से गया माप रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने बताया है कि सभी सभी दूरियां मापा जाता है कहाँ से, ध्रुव से जब मापा जाएगा तो यहाँ से मापेंगे भाई कि वस्तु आप रखे, तब ध्रुव से मापेंगे तो इधर नापेंगे, प्रकाश जा रहा है ऐसा नाप रहे हैं ऐसे, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? जब स्थिति में जब उल्टा होगा तो सर तब क्या होगा? आत्मक हो, क्या होगा? यानी कि आपतित किरण की दिशा विपरीत दिशा में जब मापी जाती है तो दुनिया क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि आपका सर जी जब तल दर्पण है, प्रधान अक्ष है, जहां आपने वस्तु को रखे और ये प्रकाश से आती है और सीधे निकल जाती है। अब वस्तु मान लिया जाए कि यहाँ आपको बना, वस्तु यहाँ आपका बना, वस्तु मान लीजिए कि यहाँ आपको बना, तो जब वस्तु यहाँ जब बना तो प्रकाश आ रहा है ऐसे, तो इसको जब दूरी मापेंगे तो ऐसे ना नापेंगे, तो यहाँ से नापेंगे जा रहा प्रकाश आपतित किरण ऐसे, तो माप रहे हैं सीधे, तो क्या इसी की दिशा में माप रहे हैं आप? तो क्या बताता है बेचारा इंसान आदमी कि आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई, यानी कि जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है और उसी दिशा में ध्रुव से माप रहे हैं, तो सब क्या होता है सर? धनात्मक होता है, प्लस होता है। अब अगर प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे और माप रहे हैं उल्टा, तो सब क्या होगा सर? माइनस हो। यही बताता है। उसको समझ में आया? कुछ कुछ पूरा समझा देंगे, लेकिन आगे हमने केवल आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म तो बाद में देखेंगे। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा जिस दिशा में जा रहे उसी दिशा में मापेंगे, तो क्या होगा? दूरियां धनात्मक। आगे दिशा में जा रहे यहां से उल्टा मापेंगे तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। आगे देखा जाए, आगे क्या बोला मेरे भाई, देखेंगे यहाँ। चौथा बोला सवाल, चौथा बोला सवाल कि प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु की मापी गई नीचे से ऊपर की और ऊंचाई धनात्मक होता है। ना समझिए सर, आइए हम समझाते हैं। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण एक प्रधान अक्ष, इस पर एक वस्तु रखे और जब वस्तु जब रखेंगे तो वस्तु को ऊंचाई को नापेंगे, तो कहां से नापेंगे? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से, नीचे से। प्रधान अक्ष के ऊपर एक वस्तु को मापी गई, नीचे से ऊपर, नीचे से, नीचे से। ऊंचाई क्या होता है? क्या होगा? प्लस हो गई। आगे कहता है बेचारा कि प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की मापी गई नीचे, ऊपर की ओर ऊंचाई क्या होता है? ऋणात्मक। यानी कि जब नीचे बनेगा नहीं तो क्या होगा? ही क्या होगा? माइनस। आउट। आपका आकृति है, आकृति के माध्यम से इसको समझेंगे।
बहुत बढ़िया चीज है सर जी। यहाँ देखेंगे प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की मापी गई नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रधान अक्ष के नीचे, 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 प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की मापी गई नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये वाला नीचे से ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक। अब यहाँ देखेंगे ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की आपने कहा कि सदी यहाँ देखा जाए, इसको अलग समझाना पड़ेगा। जगह है मेरे भाई आगे? हाँ है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। चलिए इसी प्रकार से बनाते रहिए। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने के क्या है, ये प्रधान। इस पर क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, क्या रखेंगे कि वस्तु को रखेंगे, वस्तु को रखें। वस्तु को अब रखे आपने, इससे आने वाली किरण को सर जी क्या कहते हैं, प्रधान के समांतर जाती है आपतित किरण। जब आपतित किरण ऐसे जब टकराएगा तो लौटेगा, लौटेगा तो सबको जानता है कि कराता मुख। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, मान लीजिए जाए कि वस्तु को मुख पर प्रकाश यहां से गया, वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से जाती है तो सबको जानता है, मुख पोखरी जाती है। तो क्या करेगा, ये सीधे लौटा देगा, ऐसे समांतर लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, सब लोग जानते हैं। अब यहाँ देखा जाए कि आपका मान लिया जाए कि क्या ये वक्रता केंद्र है, इसको सीधे देंगे, इसको एफ देंगे। भाई सर जी आपको ध्रुव है, इनके बीच की दूरी तो सबको जानता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बना यहाँ, इसका फोटो यहाँ बना, उल्टा बना, वस्तु है तब वस्तु की ऊंचाई को नोट करते हैं एच से, आप प्रतिबिंब को नोट करते हैं एच डैश से, एच डैश से। आपने यहाँ क्या रखे, वस्तु रखे, यहाँ से क्या रखे, एक वस्तु, तो वस्तु को नोट करते हैं यू से, क्या से, और यहाँ क्या बना, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब को नोट करते हैं क्या से, भी से, क्या से, भी से, क्या से, भी से, क्या से, भी से। आई क्या है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्रों को नोट करते हैं क्या से, आर से, कैपिटल। यानी कि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर द्वारा नोट कर। आर ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस है ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस। ये आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, यानी इसका फोटो यही नहीं बना, ध्रुव से मापेंगे तो कितना बना, तो यहाँ से यहाँ तक बना, तो इसको नोट करते हैं प्रतिबिंब, क्या करते हैं, भी से, क्या करते हैं, प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब है लेकिन भी से नोट करते हैं प्रतिबिंब। आप बताइए सर, हमने क्या किए, देख दे अवतल दर्पण पारे, अब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखे, वस्तु को नोट करते एच से, एच से, और इसका फोटो कहाँ बना, तो नीचे बना, अब उल्टा बना, इसको प्रतिबिंब कहते, प्रतिबिंब को नोट करते हैं क्या से, भी से, और यहाँ से वस्तु को नोट करते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी कितना है, यू, यू से नोट किया जाता है, वस्तु की दूरी को यू से, अब प्रतिबिंब की दूरी को भी से, अब फोकस दूरी को क्या से, एफ से, वक्रता त्रिज्या को क्या से, आर से। अब मेरे भाई बताइए भाई कि ये सब का चिन्ह बताना है कि प्लस होगा कि माइनस। अवतल दर्पण देखेंगे और सबका चिन्ह बता देंगे। हम डायरेक्ट पूछेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो डायरेक्ट बोलिएगा कि ऋणात्मक काहे होती है, सब कारण बताएंगे। देखिए यहाँ वस्तु रखे, वस्तु की ऊंचाई है तो नोट करते हैं इससे, हमने अभी आपको बताए हैं कि अवतल दर्पण के सामने की वस्तु रखते हैं और नीचे से ऊपर मापते हैं तो क्या होता है, अभी बताए हमने। और आने वाले किरण को आपतित किरण, प्रकाश जा रहे हैं ऐसे, लेकिन ध्रुव से मापा जाता सभी दूरियां, तो नापेगा उल्टा, तो जब उल्टा मापा जाता तो सब क्या होता है, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक वस्तु को जब मापेंगे, यहाँ से वस्तु को, तो क्या होगा, माइनस हो गई, क्या होगा, माइनस।
प्रकाश आ रहा है ऐसे और नाप रहे हैं उल्टा। जब उल्टा मापेंगे तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। अब यहाँ देखेंगे तो फोकस दूरी भी क्या होगा? क्योंकि यही ना, ये फोकस दूरी ध्रुव से मापेंगे यहाँ तक, चल नापेंगे। प्रकाश गया है ऐसे, आई माप रहे हैं उल्टा, तो क्या होगा? माइनस। ये भी क्या होगा? भी क्या होगा? क्या होगा? डाउट? कोई शक? समझ में आया कि ना आया? तो फिर से बता दे। आ गया? एक बार और, एक बार और। देखिए आ रहा है समय 24। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो डाउट ना हम पूछेंगे कि अवतल दर्पण के वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? सतह प्लस होता है। हम पूछेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में पूछेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? तो बोलेंगे ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? बोलेंगे कि ऋणात्मक होती है। हम पूछेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होते हैं। हम पूछेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या चिन्ह होता है? डाउट? अगर उल्टा पूछ दे सर, वस्तु की दूरी माइनस अगर यू है तो दर्पण कैसा? अवतल। उल्टा सर जी, अगर वक्रता त्रिज्या अगर ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा? अवतल दर्पण। उल्टा जब पूछेगा कि प्रतिबिंब की दूरी अगर ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा? अवतल होगा। फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा? अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर माइनस है तो दर्पण कैसा? अगर वस्तु की ऊंचाई अगर प्लस है तो दर्पण कैसा? समझ में आ गया कि ना आया?